हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। दोस्तों, इस YouTube चैनल में मैं आप सभी को क्लास 12th के फिजिक्स का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स। दोस्तों, क्लास 12th के फिजिक्स का पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युत। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ और वैद्युत का मतलब होता है आवेश, अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेशों अर्थात स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे हम स्थिर वैद्युत कहते हैं। अब दोस्तों, इस यूनिट के दो चैप्टर हैं। पहला है आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र और दूसरा है विभव विभवांतर एवं संधारित्र। तो सबसे पहले दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आवेश क्या होता है। दोस्तों, आवेश किसी भी वस्तु का मूलभूत गुण होता है। अर्थात यदि हम सामान्य भाषा में समझे तो ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं सभी में आवेश होता है, सिर्फ न्यूट्रॉन को छोड़ करके। उदाहरण के लिए यदि देखें तो ये मार्कर में भी आवेश है, लेकिन जितनी मात्रा में धन आवेश है उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश है, इसलिए यह मार्कर उदासीन है। यदि हम इसको किसी भी अन्य वस्तु से घर्षण कराएं तो इस पे आवेश उत्पन्न होगा, और इसे किसी अन्य हल्की वस्तु के पास लेके जाएं तो वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो हम आवेश की परिभाषा दे सकते हैं कि आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। दोस्तों, 11वीं में हमने द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था। द्रव्यमान का गुण होता है आकर्षण, लेकिन आवेश का जो गुण होता है वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। तो आइए हम आवेश की परिभाषा देखते हैं। आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अन्य आवेशित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। इसकी दूसरी परिभाषा भी हम दे सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसे अर्जित करने पर वह वस्तु विद्युतमय हो जाती है और विद्युत गुणों का प्रदर्शन करती है। दोस्तों, आवेश की परिभाषा के बाद आइए हम लोग समझते हैं आवेश कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, आवेश दो प्रकार का होता है। पहला नंबर है धनावेश और दूसरा नंबर है ऋणावेश। दोस्तों, धनावेश और ऋणावेश को आइए हम कुछ प्रयोगों के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, पहले प्रयोग में हम दो कांच की छड़ लेते हैं और इन दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो ये दोनों कांच की छड़ें आवेशित हो जाती हैं, और जब इन कांच की छड़ों को हम पास पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। दूसरा प्रयोग है दोस्तों, दो हम एवोनाइट की छड़ लेते हैं और इन्हें हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो ये दोनों एवोनाइट की छड़ें आवेशित हो जाती हैं, और इन्हें जब पास पास लाया जाता है तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तीसरा प्रयोग है दोस्तों, तीसरे प्रयोग में हम एक कांच की छड़ लेते हैं और दूसरी एवोनाइट की छड़ लेते हैं। कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं
और एवोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। जब ये दोनों छड़ें आवेशित हो जाती हैं और इन्हें जब हम पास पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। दोस्तों, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने सर्वप्रथम कांच की छड़ पर जो आवेश आता है उसे उन्होंने कहा धनावेश, और एवोनाइट की छड़ को जब हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ पर जो आवेश आता है उसे उन्होंने कहा ऋणावेश। इसी प्रकार से तीसरे प्रयोग में भी हो जाएगा, कांच की छड़ हो जाएगी धनावेशित और एवोनाइट की छड़ हो जाएगी ऋणावेशित। अब यहाँ पास दोस्तों ये कांच की छड़ भी धनावेशित है और ये कांच की छड़ धनावेशित है, अर्थात यहाँ पास समान प्रकृति के आवेश है, तो इन्हें हम सजातीय आवेश कह सकते हैं। यहाँ पास भी दोस्तों दोनों एवोनाइट की छड़ें ऋणावेशित है, अर्थात इनमें समान प्रकृति का आवेश है, तो इन्हें भी हम सजातीय आवेश कह सकते हैं। तीसरे प्रयोग में कांच की छड़ धनावेशित है और एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित है, अर्थात दोनों में विपरीत प्रकृति के आवेश है, तो इन्हें हम विजातीय आवेश कह सकते हैं। तो यहाँ पास सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण हो रहा है, दोनों प्लस प्लस और माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं और प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। तो यहाँ पास आप लोग एक नोट बनाकर लिख लीजिए कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, अर्थात प्लस प्लस और माइनस माइनस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्लस और माइनस आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए दोस्तों कुछ उदाहरणों के द्वारा हम धनावेश और ऋणावेश को समझते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, अर्थात यहाँ पास 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 1 होगा, अर्थात इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या तो 1 इलेक्ट्रॉन का दान करे। तो इसके लिए आसान ये होता है कि यह 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी 10 और प्रोटॉनों की संख्या है 11, अर्थात प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1 ज्यादा है, तो सोडियम पर 1 धनावेश आ जाएगा। अर्थात धनावेश की हम परिभाषा यहाँ से दे सकते हैं कि यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस परमाणु पर धनावेश आता है। दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं दोस्तों क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, यहाँ पास 17 प्रोटॉन होंगे और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 7 होगा। इसे अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए, इसे अपने अष्टक को पूरा करने के लिए या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या तो 7 इलेक्ट्रॉनों का दान कर दे। तो इसके लिए आसान ये होता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो जब यह 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले से ही थे, 1 इलेक्ट्रॉन को जब ये ग्रहण कर लेगा तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 18 और प्रोटॉनों की संख्या है 17, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1 अधिक है, इसलिए क्लोरीन पर 1 ऋणावेश आ जाएगा। तो यहाँ से ऋणावेश की हम परिभाषा दे सकते हैं कि यदि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है
तो उस पदार्थ पर जो आवेश आता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं। दोस्तों हम समझेंगे कि किसी भी वस्तु पर आवेशन का कारण क्या होता है। दोस्तों यहाँ पास हमने सोडियम का उदाहरण लिया था। सोडियम पर धनावेश तब आया था जब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था, अर्थात इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर सोडियम पर धनावेश आया था। क्लोरीन पर ऋणावेश तब आया जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर ऋणावेश आता है और इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर धन आवेश आता है। अब यहाँ पास धन आवेश और ऋण आवेश दोनों के लिए उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन नहीं होता है, क्योंकि दो प्रोटॉनों के मध्य दुनिया का सबसे प्रबल बल, जिसे प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है, वह कार्य करता है, जिसके कारण प्रोटॉन नाभिक को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते। इसलिए आवेशन के लिए उत्तरदायी सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा कारण यह है कि प्रोटॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा भारी होते हैं, जिसके कारण ये परमाणु को छोड़कर बाहर नहीं जा पाते, इसलिए उत्तरदायी इलेक्ट्रॉन ही होता है। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे आवेश का मात्रक एवं विमीय सूत्र। आप लोगों ने कक्षा 10वीं में एक सूत्र पढ़ा होगा, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। यदि यहां से हम आवेश का मान निकालें तो आवेश बराबर हो जाएगा धारा गुणे समय। धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकेंड, अर्थात एम्पियर गुणे सेकेंड आवेश का मात्रक होता है और इसी एम्पियर गुणे सेकेंड को हम लोग कूलाम कहते हैं, जिसे कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वह होता है फैरेड, और एक फैरेड बराबर होता है 96,500 कूलाम के। आवेश के जो अन्य छोटे मात्रक होते हैं वो माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, नैनो कूलाम और पिको कूलाम। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं माइक्रो, मिली, नैनो और पिको का मान कितना होता है। माइक्रो का मान होता है 10 की घात -6, मिली का मान होता है 10 की घात -3, नैनो का मान होता है 10 की घात -9 और पिको का मान होता है 10 की घात -12। अर्थात यदि यहाँ पास हम 1 माइक्रोमीटर बराबर निकालना चाहें, इधर यदि हम मीटर लगाएंगे तो इधर भी मीटर लग जाएगा और ये हो जाएगा 10 की घात -6 मीटर। यदि यहाँ पास हम ग्राम लगाएंगे इधर साइड तो इधर साइड भी ग्राम लग जाएगा और यह 1 मिलीग्राम बराबर बन जाएगा 10 की घात -3 ग्राम की। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पास भी हो जाएगा 1 माइक्रो कूलाम बराबर, माइक्रो का मान होता है 10 की घात -6 और यहाँ पास ये लग जाएगा कूलाम। 1 मिली कूलाम बराबर हो जाएगा, मिली का मान होता है 10 की घात -3 और यहाँ पास लग जाएगा कूलाम। इसी प्रकार से 1 नैनो कूलाम बराबर हो जाएगा 10 की घात -9 कूलाम के और 1 पिको कूलाम बराबर हो जाएगा 10 की घात -12 कूलाम। ये दोस्तों आवेश के एसआई पद्धति में मात्रक थे। अब आइए दोस्तों हम समझते हैं आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। दोस्तों आवेश का सीजीएस पद्धति में पहला मात्रक होता है EMU, अर्थात
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय इकाई, या इसकी जगह हम लोग मात्रक भी लिख सकते हैं। तो एक EMU बराबर होता है 10 कूलाम के। एक EMU बराबर हो जाएगा 10 कूलाम के, और इसका CGS पद्धति में दूसरा मात्रक होगा ESU, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक ESU बराबर होता है 1/3 × 10⁻9 कूलाम की। तो दोस्तों ये हो गए आवेश के एसआई पद्धति और CGS पद्धति में मात्रा। अब आइए हम लोग समझते हैं आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। तो चूंकि आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय की, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और इसे विमीय सूत्र में हम लोग कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। समय को विमीय सूत्र में हम लोग कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो आवेश का विमीय सूत्र हो जाएगा वो ए और टी हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।